हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर भारत से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे और साथ ही लाइक और कमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति। और मनु स्मृति के रचनाकार कौन है? तो मनु। और ये कब का बात है? तो 184 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के बीच में इसके समय माना जाता है। आगे है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या जो है वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और वासुदेव ने इसकी हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी थी। आगे, शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है प्रकट करता है, यानी कि शक संवत का निर्माण किसने किया? तो कनिष्क के शासन के समय। आगे, शक काल का आधारित राष्ट्रीय पंचांग 20 वर्ष आरंभ हुआ तो 78 ईसा पूर्व में। आगे है, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद। आगे, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में से उल्लेख होता है क्या? तो हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से वासुदेव का उल्लेख होता है। और हेलियोडोरस जो तक्षशिला के यवन शासक एंटियालाकिड्स का राजदूत था, जिसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना भी की थी। आगे है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा जाता है, यानी कि लिखा गया था किनके द्वारा? तो चरक के द्वारा। आयुर्वेद में मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया था और जिन्हें भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी माना जाता है। आगे है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक थे। आगे, कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो भारतीय एवं यूनानी, यानी गंधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी शैली में रचित की गई है। आगे है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। आगे, पल्लव राज की राजधानी थी। पल्लव राज की राजधानी कहाँ? कांचीपुरम में। और सुदूर दक्षिण में शासन करने वाला पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कांची या कांचीपुरम, जो वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, और दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। आगे, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में। आगे, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत जो था वो 57 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, जबकि शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। आगे, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर में। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था और जिसकी राजधानी पेशावर या पुरुषपुर थी और इसने अपनी दूसरा राजधानी मथुरा को बनाया था। आगे है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था, जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था। और स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक भीम कडफिसेस के काल में हुआ था। किसके काल में? भीम कडफिसेस के काल में। ठीक है। आगे, किसके शासन काल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो कुषाण के काल में। आगे, चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बादामी या बतापी, जो वर्तमान कर्नाटक में। और जयसिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक भी था। आगे, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से। आगे, गुप्त वंश का संस्थापक था कौन? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त श्री गुप्त थे। और आगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है और समुद्रगुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था। ठीक है। आगे, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है तो गुप्त काल। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। चारों ओर शांति का माहौल था और इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त काल को।
आगे, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? तो रूपक। गुप्त शासक में जो चांदी का सिक्का था उसे रूपक नाम दिया गया था। आगे है, बराहमिर थे एक महान। बराहमिर एक खगोलविद थे। आगे, हर्षवर्धन ने शासन किया था? तो 7वीं शताब्दी के दौरान। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। और पुष्यमुति वंश के शासक हर्षवर्धन थे। आगे, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में फाहियान भारत आया था। आगे, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। आगे, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और इसकी पुस्तक हिस्टोरिका से इसकी वर्णन मिलती है। आगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो हर्षवर्धन के दौरान 629 से 640 ईस्वी में। और कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष भी था, जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना था। आगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो ह्वेनसांग। आगे, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की प्रवित रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? तो आईचिंग यानी कि इत्सिंग। आईचिंग जो है इत्सिंग को ही कहा जाता है। ठीक। आगे, इस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? तो ह्वेनसांग ने। और ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नाम से जाना जाता है। आगे है, कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो बाणभट्ट। और बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। आगे, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था। ठीक। आगे, चोल राजा जिसे गंगई कोड कहा जाता था? तो राजेंद्र को। राजेंद्र प्रताप ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगई कोड की उपाधि धारण किया था। आगे है, तमिल रामायण कृति है, यानी कि तमिल रामायण किसकी कृति है? तो कंबन की। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की थी और यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। आगे, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय। आगे, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो चोल को। चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो 622 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद के उपदेश को हिजरी संवत के रूप में माना गया। आगे, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूट का मूल स्थान लाटूर यानी कि बीदर माना जाता है, महाराष्ट्र का। ठीक है। और इसकी राजधानी मानिकहेट है। आगे, राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप द्वितीय के द्वारा। तो चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य का अधिकार समाप्त कर दिया। आगे, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना कल्लर ने किया। जो कल्लर एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मंत्री कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लग-तुर्कमान को अपदस्थ कर राजसत्ता पर अधिकार किया था। आगे है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हुनों के आक्रमण से। आगे, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? तो राजेंद्र चोल ने। आगे, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उसके साम्राज्य से होकर गुजरता था। आगे, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। और इसी समय गांधार कला भी प्रकाश में आया था। आगे, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। और कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था। उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाया था, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। आगे, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो इसने एक संगठित स्थानीय स्वशासन में
विश्वास किया था। ठीक है, आगे इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम प्रशासन के लिए। आगे पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था क्या? तो मदुरै। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। आगे किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी ह्यूनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो स्कंदगुप्त ने। आगे मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग। मौर्यों के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, आगे लगभग 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? तो शुंग। आगे पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था किससे? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। आगे है पुलकेशिन राजा किस राज्य के थे? तो चालुक्य के। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को। आगे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया? तो नर्मदा नदी के किनारे। आगे हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो कन्नौज। आगे गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासन की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज। आगे है हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो बाणभट्ट। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। आगे हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये सभी हर्षवर्धन का रचित नाटक है। आगे हर्षवर्धन ने किसे हराया था? हर्षवर्धन ने किसे हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर। आगे किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। आगे हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो नालंदा में। नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल में कुमार गुप्त ने स्थापित कराया था और यह हर्षवर्धन के राज्यकाल में स्थित हुआ था। आगे है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल, और ये 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आगे सारनाथ का लॉइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से। आगे है कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए कौन? तो खारवेल। खारवेल जो है चेदी वंश का था। आगे प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन हुआ? तो खारवेल। आगे निम्नलिखित वंशक्रम को सजाए यानी कि कालक्रम बताना है। तो मौर्य वंश, सबसे पहले मौर्य वंश था, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। ठीक है, आगे गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। ठीक है, आगे सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के थे? तो शीशे के। आगे चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो दक्षिण में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। सुदूर दक्षिण में पांड्यों का शासन था जबकि मालवा में परमारों ने शासन किया था। आगे है कौन सा नौसैनिक शक्ति था यानी कौन सा वंश नौसैनिक था? तो चोल। आगे है कालिदास। कालिदास कौन थे? तो गुप्त काल के कवि थे। आगे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान और कवि थे और इन्होंने कई ग्रंथ की रचना की जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, आगे आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? तो गणितज्ञ थे और ये गुप्त काल में के माने जाते। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान किया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय है। आगे दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? तो आर्यभट्ट ने। आगे किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है। आगे काकतीय वंशीय कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश के। काकतीय वंश जो था वो आंध्र प्रदेश में शासित था और इसकी राजधानी वारंगल थी। काकतीय लोग जो है स्वयं को चोल कार्यकाल का वंशज मानते हैं। आगे निम्नलिखित राज्यों और उसके शासित केंद्रों के बीच में कौन सा बेमेल है यानी कि कौन अलग है? तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, ठीक, जबकि द्वार समुद्रम होयसल, ठीक है, वारंगल देवगिरी यादवों का, और ठीक। आगे वाडियार के शासक थे। वाडियार के शासक कौन थे? तो मैसूर का देशी राज्य। तो दोस्तों इस तरह से
मौर्योत्तर काल के लगभग 85 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने इस वीडियो में देखा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।